नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो कल जो है कलाम द्वारा प्री थर्ड ग्रेड का आयोजन किया गया और आज हम जो है प्री थर्ड ग्रेड का जो साइंस मैथ के क्वेश्चन थे वो देखेंगे। लेवल 1 की तरफ भी जाएंगे और जीके वगैरह के क्वेश्चन मैं पहले इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि वो अपन बहुत ज्यादा देख चुके हैं और ये बाद में देख लेंगे। तो आज हम साइंस मैथ का जो मैथ का लेवल 2 का क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है कि एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एकदम अच्छे तरीके से एग्जाम में कैसे करना है वो तरीका मैं बताऊंगा आपको। तो देखो, सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल क्या है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आधार आपको पता है वर्ताकार होता है, तो पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बेलन का आधार वर्ताकार होता है। अब इसकी ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है एच, और बेलन का आयतन पूछा, तो आयतन आपको पता ही है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर और ये रहा एच, दोनों को गुणा कर दो, मतलब 154 को 15 से क्या कर दो, गुणा कर दो। और 154 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 को 4 से किया तो 60 हासिल की 6, 15 को 5 से किया तो 75, 75 में 6 जोड़े तो 81, हाथ की 8 हो गई, 15 और 8 कितने हो गए, 23। तो 23 10 यानी कि 2310 सेंटीमीटर क्यूब इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आयतन का ध्यान में रख लेना, सेंटीमीटर क्यूब है। चलो कल को जो है आरएसएस बोर्ड अपना लेवल बढ़ा लेता है जैसा कि आलोक राज जी ने बताया है, तो हो सकता है इधर ऑप्शन ये दे दे, ये फिर क्या करोगे। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना कि आयतन हमेशा क्यूब में आएगा और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर, ये देखो बीच बीच में साइंस के क्वेश्चन इनको एक बार मैं छोड़ रहा हूं, सिर्फ मैथ के क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक वर्ग की लंबाई को 20% बढ़ाकर तथा चौड़ाई को 20% घटाकर आयत में परिवर्तित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो कॉमन टॉपिक है लेवल 1 और लेवल 2 के, उनकी अपनी जो है परफेक्ट मॉक नाम से अपना ऐप है जीवा स्टडी का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। मात्र 49 रुपीज में जो कॉमन टॉपिक है लेवल 1 और लेवल 2 में, उनकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, डेमो एकदम फ्री, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब देखो, एक वर्ग की लंबाई 20% बढ़ाकर तथा चौड़ाई 20% घटाकर आयत में परिवर्तित किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो अपन क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, हमेशा या तो 10 या 100 मान लेते हैं। अपन 10 मानते हैं कि वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा जो है 10 है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आ रही है कि लंबाई को 20% बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को 20% घटा रहे हैं। तो मान लो कि 10-10 भुजा है, वर्ग तो आपको पता ही है लंबाई चौड़ाई सब बराबर ही होती है, तो एक को जो है 20% बढ़ा रहे हैं, एक को कम कर रहे हैं, तो एक को 20 बढ़ाएंगे तो 12 हो जाएगा, दूसरे को 20 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल था लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 12 को 8 से किया 96, मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना आया, आयत का क्षेत्रफल आया 96 और वर्ग का कितना था 100। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 96% है, क्योंकि वर्ग का 100 है तो 100 का 96% मतलब 96। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था ना। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, वरना तो दो जो आप मान के चलो 20-25 सेकंड का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, ये सारे साइंस के क्वेश्चन है। अब देखो, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो फलकों पर प्राप्त संख्याओं का योग न तो 5 है और न ही 7 है, इसकी प्रायिकता बताओ। देखो, संख्याओं का योग कितना हो सकता है, पासे पर 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक मिनट दूर दूर लिख देता हूं संख्याओं का योग, ये मैं यहां लिख देता हूं योग। किसी भी पासे को, दो पासों को साथ में फेंका जाता है तो संख्याओं का योग 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी, अधिकतम 12 हो सकता है 6 आने पर। 2 आता है सिर्फ एक बार, तो जो है यहां पर जो है कुल घटना कह सकते हैं, कुल घटना, और कुल घटना पास एक पर योग 2 आने की 1 है, एक के कम बढ़ाते जाओ, 3, 4, 5, अधिकतम यहां 6 हो जाएगी, फिर वापस कम कर दो, 5, 4, 3, 2, 1, बस। अब यहां पर क्या बोला है कि प्राप्त संख्याओं का योग न तो 5 हो और न 7 हो, और कुल घटना आपको पता है, दो पासों को साथ में फेंकते हैं तो कुल घटना होती है आपकी 36 कुल घटनाएं हैं। और जो आपका योग वो ना तो 5 होना चाहिए ना 7, तो 5 योग 4 बार होता है और 7 योग 6 बार होता है, मतलब 5 और 7 योग होने की घटना कितनी है, 10। लेकिन ये दोनों नहीं होने चाहिए, तो बची हुई घटना कितनी हो गई, 26, और टोटल कितनी है 36। तो 2 के पहाड़े से 13/18 क्या हो जाएगा,
13/18 ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा इसका। एकदम आराम से कर सकते हो। नहीं समझ में आए तो आप YouTube देख रहे हो, पीछे जाइए और वापस जो है देखिए। अगला क्वेश्चन, अगला जो मैथ का क्वेश्चन है ये रहा। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या तो है स्मॉल r और पृष्ठीय क्षेत्रफल है s, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, s डैश है। तो s और s डैश का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखो सबसे पहली बात तो कि जब भी कोई चीज को पिघलाकर नई चीज बनाई जाती है तो उनका आयतन बराबर होता है। तो मान लो कि ये वाला जो है आपका ये 27 ठोस गोलों का आयतन, तो 4/3 पाई r क्यूब ये होता है आयतन का सूत्र गोले के, और 27 है तो 27 से गुणा कर दिया। ये किसके बराबर होगा, ये 4 पाई r क्यूब बट्टा में 3 किसके, मान लो बड़े जो गोला है या बड़ा जो गोला है इसकी अपन ने त्रिज्या क्या मान ली, कैपिटल R मान ली, इसके बराबर होगा ये। क्यों, क्योंकि त्रिज्या तो बराबर होगी नहीं। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, स्मॉल r क्यूब 27 बराबर हो जाएगा कैपिटल R क्यूब। तो दोनों को अब यहाँ पर क्या हम घनमूल लेंगे, तो क्यूब है तो ये 3 का क्यूब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये R हो जाएगा और ये कैपिटल R, यानी कि कैपिटल R यानी बड़ा जो गोला है उसकी त्रिज्या छोटे गोले की त्रिज्या की, जो छोटे गोले हैं उस छोटा गोला जो है स्मॉल r त्रिज्या का उसकी 3 गुणा होगी। क्योंकि 27 गोले मिलाकर एक बड़ा गोला बना रहे हैं तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या छोटे वाले गोले की त्रिज्या से 3 गुणा होगी। अब बोला कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। एस तो किसका, छोटे वाले गोले का, और एस डैश है बड़े वाले का। तो ऊपर छोटे वाले को लेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, और नीचे लेंगे बड़े वाले गोले को, ये रहा। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, स्मॉल r का स्क्वायर बट्टा, सॉरी यहाँ स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर बट्टा कैपिटल R का स्क्वायर। अब कोई भी एक मान रख दो, ऊपर तो r स्क्वायर ही रहने देते हैं। जो आपका कैपिटल R है उसका मान है 3r, इसका स्क्वायर कर देंगे तो r स्क्वायर बट्टा 9r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया तो 1/9 यानी कि 1:9 उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एकदम इजी है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन आपका हुआ है, ये दोनों तो साइंस का आ गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 750 रुपए को XYZ 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि x-5 अनुपात y-10 अनुपात z-15 बराबर होंगे 5:4:3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्रम से XYZ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कुल रुपए कितने थे, 750। XYZ तीनों को बांट दिए और x में से 5 घटाने पर, y में से 5 घटाने पर, z में से 15 घटाने पर जो अनुपात है आपका वो बचेगा आपका 5:4:3। तो ऐसे क्वेश्चन अपन एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। सबसे पहले तो टोटल रुपए 750 है, तो ऐसे ऑप्शन को हटा दो जिनमें टोटल जो है 750 आ ही नहीं रहा। 250 और 200 450, और 450 में 150 जोड़ो, 450 में 150 जोड़ते ही हो जाएंगे ये 600। तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि 750 रुपए को अपन मिला रहे थे। देखो 300 और 2 इसमें 5, ये 5 इसमें जोड़ दो, 200 500 500 ये 750 हो रहे हैं, 750 हो रहे हैं। इसका मतलब ये चांस हो सकता है। 310 में 170 जोड़ेंगे तो आ जाएगा जो है आपका 480, और 480 में 240 जोड़ेंगे तो 0 12 हासिल किए कि 6 और 1 7 720 हो रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब 300 और 240 540, और 540 में 180 जोड़ो, 0 2 7 720 हो रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी हट गया, उत्तर ऑप्शन 2 आ गया। तो सबसे पहली बात तो यही करनी है कि 750 रुपए हैं तो एलिमिनेट करो कि कौन से ऑप्शन में कितने हो रहे हैं। तो ये 3 में जोड़ ही नहीं हो रहा 750। अब दूसरा तरीका, बाई चांस एक में और आ जाता, क्या आ जाता है एक में और अनुपात जो है मतलब कुल योग जो है 750 आ जाता, तो क्या करते, पहले वाले में 5 का भाग पूरा जाता ऑप्शन में। देखो इसमें 5 का भाग पूरा जा रहा है बिल्कुल। दूसरे वाले में 4 का भाग पूरा जाएगा, इसमें क्या जाएगा, 4 का भाग पूरा जाएगा। ठीक है, 1 मिनट कहां गया वो, सॉरी गलती हो गई। हाँ, बात मैं सही बता रहा था आपको, गलती क्या होगी ये मैंने नहीं देखे। अब देखो पहले में से जो है 5 घटाने पर 5 का भाग जाएगा, क्योंकि ये वाला सीधा अनुपात नहीं है ना। बता तो मैं सही रहा था लेकिन अनुपात सीधा नहीं है क्योंकि x-5 है। तो 300 में 5 का भाग जाता है बिल्कुल। अब दूसरे में से 10 घटाओ तो कितने बचे, 240 में क्या 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तीसरे में से 15 घटाओ, इसमें से 15 घटाओ, 180, क्या 180 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो ऐसे अपन चेक कर सकते थे अगर 2 ऑप्शन एक जैसे आ जाते, वरना तो ये पहले ही चेक हो गया। ठीक है, वो वाली मैंने बात बताई वो सही है, गलती है कि मैंने ये नहीं देखा, कोई बात नहीं, चलता है। अगला क्वेश्चन, वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब
अब अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि एक बर्तन में स्पिरिट और पानी का अनुपात 7:5 है। इधर स्पिरिट इधर पानी, स्पिरिट और पानी का अनुपात है 7:5। इसमें 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तथा पानी द्वारा बर्तन को भर दिया जाता है। इस नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात, जो नया मिश्रण है उसमें 7/9 है नया मिश्रण। तो बर्तन में आरंभ में स्पिरिट कितने लीटर था, तो कितनी चेंज हो रही है यहाँ पर 4 का, और ये 4 यूनिट चेंज बराबर होगा 9 के, क्योंकि 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। तो 1 यूनिट बराबर किसके हो गई, 1 यूनिट हो गई 9/4 के। टोटल कितना है यहाँ पर देखो, कुल कितना है, कुल है 16। तो कुल जो आपका विलियन होगा, कुल आयतन होगा, वो गुणा कर देंगे 16 से, तो ये इससे कट जाएगा 4 बार। तो कुल आयतन कितना आ गया 36 लीटर। अब बोला आरंभ में स्पिरिट कितना होगा, तो आरंभ में कितना था टोटल 12, टोटल 12 था, और टोटल अपना आया कितना आयतन 36, और आरंभ में स्पिरिट पूछा है तो 7 से गुणा कर दो, ये इससे कट जाएगा 3 बार, और ये आ जाएगा 21 लीटर। वापस बता रहा हूं, कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप जो है वापस जाकर पीछे देख सकते हो, क्योंकि YouTube का यही फायदा आपको कि आप पीछे जाकर देख सकते हो। हाँ, आपने कोई और मेथड से सीख रखा तो उससे ये ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग मेथड होते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका 21 लीटर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। कितनी चीनी है, 1000 किलोग्राम, जिसमें से कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेचता है एवं शेष हिस्सा 18% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, उसे कुल विक्रय में 14% का लाभ होता है, तो 8% लाभ पर बेचा गया परिणाम है। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो, कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेचता है तो यहां 8 लिख लो, कुछ 18 पर तो यहां 18 लिख लो, और कुल जो ओवरऑल लाभ है वो 14 कमाता है तो यहां 14 बीच में रख लो। अब इनका अंतर देखो, 18 और 14 का अंतर है 4 का, और 8 और 14 का अंतर है 6 का। अनुपात करो दोनों का तो 2:3 हो गया ना। वापस बता दूं, एक को 8% के लाभ पर बेचता है कुछ हिस्सा, कुछ 18, और ओवरऑल 14 का लाभ कमाता है, तो इन दोनों का अंतर इस साइड लिख लो और इन दोनों का अंतर इस साइड लिख लो, तो अनुपात हो जाएगा 2:3। अनुपात उल्टा हो गया ना, मतलब इन दोनों का अंतर इस साइड लिखे और इन दोनों का अंतर इस साइड लिखा, तो अनुपात हो गया 2:3। मतलब कुल में से 2 अनुपात तो 8 के लाभ पर बेचता है और 3 अनुपात है 18 के। तो यहां पर 8% लाभ पर बेचा गया परिणाम पूछा है। कुल 1000 किलो चीनी थी और टोटल चीनी का अनुपात हो गया 2 + 3 5, और उसमें से 8% लाभ पर उसने 2 हिस्से बेचे, तो गुणा 2 कर दो, 5 के पहाड़े से 200 बार कटेगा, 202 से गुणा होकर 400 उत्तर आ जाएगा। था ना एकदम इजी, दिखने में हार्ड लेकिन वैसे इजी। अगला क्वेश्चन है कि दुकानदार 2000 रुपए अंकित मूल्य वाला एक स्टेरियो सिस्टम क्रम से 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 70 रुपए पैकिंग में खर्च कर देता है तो 2000 रुपए में इसे बेच देता है, तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताओ। पहले वो 10% की छूट लेता है, फिर 15 की, तो 2000 रुपए पर 10 की छूट लेगा तो ये आ जाएगा आपका 200 घटाएंगे तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, अब 1800 पर वापस ये 15% की छूट देता है, तो 1800 को 15%, 18 × 90 हासिल की 9, ये 27, 270 की छूट लेता है। ये किसकी लेता है, 270 की। तो 270 की लेने पर ये कितना बच गया आपके 1530 रुपए बच गए। ठीक है, कितने बच गए, 1530 रुपए बच गए। अब ये 1530 रुपए में 70 रुपए पैकिंग पर खर्च कर देता है तो 1600 रुपए हो गए। तो टोटल खर्चा कितना हो गया 1600, और 2000 में बेच रहा है तो लाभ कितने का हो गया 400 को, कितने पर 1600 पर, गुणा 100 कर दो, 2 0 से 2 0, और ये जो है 4 के पहाड़े से 4 बार, और ये हो गया 4 के पहाड़े से 100 बार, और 100 में 4 का भाग 25 बार, तो 25% क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला ये वाला, यदि चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि और किसी परिवार द्वारा उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाए तो उस परिवार के चावल पर होने वाले व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। मान लो कि 100 रुपए में जो है 100 ग्राम चावल खरीदता था एक परिवार, बस ये मानना है हमेशा। अब 30% की वृद्धि हो गई तो 100 रुपए के चावल अब 130 रुपए में मिलते हैं। कितने चावल, 100 ग्राम चावल। पहले 100 रुपए में 100 ग्राम चावल मिलते थे, अब कितने में मिलते हैं 130 रुपए में, क्योंकि मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। तो 1 ग्राम चावल के कितने लगे, 1.3 रुपए लगे। 100 का भाग देंगे 1.3 रुपए। अब परिवार की खपत में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब
पहले परिवार 100 ग्राम खाता था, अब 120 ग्राम चावल खाता है। ठीक है, तो 1 ग्राम के 1.3 रुपए हैं, तो 120 ग्राम का कितने रुपए लगेंगे? तो 1.3 से गुणा करो तो ये हो जाएंगे जो है, जीरो हट जाएगा, 13 26 हासिल की 2, 13 2 15, 156 रुपए के चावल खाएंगे। पहले कितने के खा रहे थे? 100 रुपए के। तो कितना बढ़ गया? 56% बढ़ गया, वर्दी हो गई। उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। था ना इजी? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, ये भी इजी क्वेश्चन है। किसी भिन्न के अंश ऊपर होता है 350% की वृद्धि करने पर तथा इस भिन्न के हर में 300% की वृद्धि करने पर नए भिन्न का जो अनुपात है वो 9:22 है, मतलब नया भिन्न। तो मूल भिन्न क्या होगा? जब वृद्धि की बात आ जाए ना तो 100 जोड़ के लिखो। ठीक है, तो अंश में 350 की वृद्धि करें तो 450 x लिखो। हर में 300 की वृद्धि करें तो इसको 400 y लिखो, 100 जोड़ के लिखो, अरे बराबर हो जाएगा 9/22। वृद्धि कर रहे हैं इसलिए। अब देखो 0 से 0 कट गया, 5 का पाड़े से 9 के पाड़े से, सॉरी 5 के पाड़े से 9 बार और ये 8 बार। इस 9 से ये 9 कट गया तो x/y बराबर आ जाएगा 8, ऊपर चला जाएगा बट्टा में 22, तो 4:11, यानी कि 4/11 थी प्रारंभिक भिन्न। एकदम इजी क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दें, और नहीं समझ में आया तो पीछे जाकर वापस देख सकते हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित विभिन्न मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। और आपको पता है ये माध्यिका कैसे ज्ञात होती है? माध्यिका में सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, जो भी संख्याएं होती है उनको आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो अपन नंबर डाल लेते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये वाली, तो 1 नंबर पर ये आएगी, 2 नंबर पर ये वाली, 2 नंबर पर, 3 पर ये वाली, 4 पर ये वाली आएगी, 5 पर ये वाली आएगी, 5 पर, 6 पर प्लस में ये रही 6 पर, ये 6 नंबर, 7 ये रही 7 नंबर, ये 8 नंबर। तो टोटल 8 क्या है अपने पास? परिणाम है। और जब भी सम संख्या में परिणाम होते हैं तो क्या करते हैं अपन? n/2 और n/2 + 1 इन दोनों को जोड़कर इनका अनुपात लेते हैं, यानी औसत लेते हैं। सॉरी, क्या लेते हैं? औसत। तो n/2, टोटल 8 परिणाम है, तो 8 का आधा 4 और आधे में 1 जोड़ा तो 5, यानी चौथे और पांचवां जो पद है उनको जोड़कर 2 का भाग देना है। तो चौथा पद कौन सा है? ये वाला a-2, और इसमें जोड़ेंगे कौन सा? पांचवां पद a-0.5, और भाग किसका देंगे? 2 का। तो a और a हो गए 2a, और दोनों माइनस के हो गए 2.5 और बट्टा में 2, तो a 2 वाला कट जाएगा तो a, और इसमें 2 का भाग जाएगा तो 1.25। तो उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक है, नहीं समझ में आए तो वापस पीछे जाकर वापस देख सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। फिर आपका माध्य माध्यिका बहुलक के मध्य एक प्रायोगिक संबंध क्या है? तो आपको पता ही है बहुलक कैसे याद करेंगे? बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। माध्यिका 3 अक्षरों से बनी है, ये मान के चले तो 3 माध्यिका -2 माध्य। तो अब देखो कहां पर ये बन रहा है, तो इसको अगर यहां ले आए अपन, यहां, तो ये गुणा होगा तो होगा 2 माध्य -2 माध्यिका बराबर हो जाएगा माध्यिका माइनस बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक, ये हो जाएगा, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे? बहुलक को इस साइड ले आएंगे, उस साइड तो बहुलक हो जाएगा प्लस का, और इस साइड बचेगा आपके माध्यिका, और ये 2 माध्यिका इस साइड आएगी तो प्लस की 2 माध्यिका हो जाएगी, और ये 2 माध्य उस साइड जाएंगे तो माइनस के 2 माध्य हो जाएंगे। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, पहला ही उत्तर हो गया। बाकी में ये करके देख लेना, आप नहीं आएंगे क्योंकि संबंध ये है, ये स्थापित सिर्फ पहले से ही हो रहा है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। आयत चित्र एक विमीय आकृति है, तो पहला ही गलत हो गया, ये है द्विविमीय। क्या है? द्विविमीय आकृति है। आय चित्र में अधिकतम ऊर्ध्वाधर स्तंभ बहुलक वर्ग देता है, मतलब सबसे ज्यादा ऊंचा कौन जाता है? बहुलक वर्ग जाता है। बिल्कुल, जिसके ज्यादा होंगे वही सबसे ऊंचा जाएगा। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो केवल 2 सही है इसमें। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला, अब अगला क्वेश्चन, निम्न चित्र में यदि एसी समांतर है बीडी के, एसी किसके समांतर है? बीडी के, और एई समांतर है बीएफ के। तो एसी जो है ये समांतर है बीडी के, और ए समांतर है आपकी, ए ई समांतर है आपकी बी एफ के, ये रही बी एफ, ये दोनों समांतर है। तो एंगल एक्स का मान ज्ञात करो, तो इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, क्योंकि अगर ए ई समांतर है आपकी किसके? बी एफ के, तो ये दोनों भी क्या होंगी? समांतर होगी। ये लाइन किसके समांतर होगी? इस पूरी लाइन के होगी, क्योंकि ये दोनों समांतर है। और बीडी समांतर आपकी एसी के, तो इस लाइन को और आगे बढ़ा दो, एसी को, एक मिनट, एसी को और आगे बढ़ा दिया, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होगी?
समांतर होगी। तो x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये पूरा एंगल 120 है, तो ये एंगल हो जाएगा 60। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच में जो है सम्मुख कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो ये 120, ये 60 हो गया। दूसरी बात, ये 60 है, ये 40 है, और ये एक बन रहे हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब देखो x का मान, तो ऐसे ये z बन रहा है ना, एकांतर कोण बन रहा है, ये देखो समांतर है इसलिए z बन रहा है। z बन रहा, तो यहां जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, तो 60 + 40 100। उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। पी ओ क्यू व्यास है, ये किसी वर्त का व्यास है, ठीक है। फिर बात आ रही है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब ये ऐसे करके कोई वर्त जो है उसके ऊपर ये स्थित है, ऐसे करके ये चारों के चारों वर्त के ऊपर स्थित है। रफली बना रहा हूं, ठीक है। पी एस आर 130 दिया हुआ है, तो आर पी क्यू ये वाला ज्ञात करना। आर पी क्यू ये एंगल कितना होगा ये बताना है। तो देखो ये 130 है, ये 130 है, और जो आपका चक्रीय चतुर्भुज होता है उसमें सम्मुख कोण जो है 180 डिग्री के होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री का। अब एक चक्रीय चतुर्भुज का रूल होता है कि चक्रीय चतुर्भुज होता है या फिर जो एक वर्त होता है उसके व्यास अगर कहीं पर परिधि पर कहीं भी दो, मतलब व्यास के दोनों सिरे परिधि पर कहीं भी कोण बनाओ, यहां बनाओ यहां बनाओ, वो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। ये एक रूल होता है। तो ये व्यास है, तो व्यास परिधि पर कहीं कोण बनाओ, वो कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो देखो परिधि के व्यास के दोनों कोणों से ये परिधि पर बन रहा, तो ये 90 डिग्री का होगा। दोनों का योग हो गया 140, और बच गया कौन सा? ये त्रिभुज में बच गया, तो यानी कि 180 डिग्री योग होता है, तो ये 40 हो जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद आपको समझ में आएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ। 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए मैथ के, 15 की क्लास शाम को या कल सुबह आ जाएगी। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।